नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में कल यानी कि 5 मई को सुबह 10 बजे से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पहले सत्र का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका उपयोग कर आप इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज के सत्र में हम सबसे पहले राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा तुर्की की विदेश नीति को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अवसूचना प्राधिकरण को लेकर के फिर से चर्चा किया गया है, हम इस न्यूज को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है बिल एसेंट अ डिले एंड द गवर्नर ऑप्शन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 संविधान से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि तमिलनाडु में वहां की राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में नीट विधेयक की मंजूरी को लेकर के टकराव देखा जा रहा है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना राज्यपाल द्वारा किया जाने वाला एक समान संवैधानिक कार्य है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह देखा जा रहा है कि समान कार्य को लेकर के भी राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच में टकराव हो रहा है। और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर राज्यपाल के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, राज्यपाल की हमारे संवैधानिक व्यवस्था में क्या स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 154 का पहला भाग ये कहता है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होंगी, लेकिन राज्यपाल केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। यानी कि यहां पर यह साफ साफ कहा गया है कि भले ही राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वह मंत्री परिषद के हाथों में है और मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल कोई कार्य कर सकता है। राज्यपाल की इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए अनेकों निर्णयों में फिर से स्थापित किया गया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में बताया गया है कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था जो कि 1974 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल कुछ असाधारण स्थिति को छोड़ करके मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा राज्यपाल को लेकर के जो बयान दिए गए हैं उसकी बात करें तो उस बयान में भी अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान के तहत राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निर्वहन कर सके। यानी कि यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद के सहयोग और सलाह पर ही राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा अगर हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भी ये कहा गया है कि जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर मंत्री परिषद के द्वारा असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन समान स्थिति में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपना कार्य करता है। इसी तरीके से 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया केस में जो 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनी थी उसमें भी इन सभी बातों को दोहराया था। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपना कार्य करता है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम विधानसभा के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के पास जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो विकल्प हैं, उसकी चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इन मामलों में राज्यपाल के पास 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है कि जब
विधानसभा के द्वारा किसी विधेयक को राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो वह अपनी सहमति उसे दे दे। दूसरा विकल्प है कि वह अपनी सहमति को रोक दे। तीसरा विकल्प उसके पास ये है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि इस विधेयक को सहमति दी जाए या सहमति को रोका जाए। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है राज्यपाल के पास वो ये है कि राज्यपाल विधेयक को विधानसभा के पास वापस भेज सकता है और विधेयक को जब वो वापस करता है तो वह यहाँ पर अपने कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकता है जिस पर कि विधानसभा को फिर से विचार करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राज्य विधानसभा के पास वापस भेजता है और अगर विधानसभा राज्यपाल के द्वारा जो संशोधन सुझाए गए हैं उसको माने बिना या फिर मान करके उस विधेयक को फिर से पारित कर राज्यपाल के पास भेजता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा वापस भेजा जाता है विधानसभा के पास और विधानसभा उसे दोबारा फिर से संशोधन किए बिना या फिर संशोधन के साथ राज्यपाल के पास पारित करके दोबारा से भेज देता है तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से उस विधेयक को स्वीकृति देना राज्यपाल के लिए बाध्य है। और आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में भी वहां के राज्यपाल ने नीट विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानसभा के पास वापस भेजा था और उसके बाद विधानसभा ने फरवरी के पहले सप्ताह में एक विशेष सत्र का आयोजन किया था और इसे फिर से पारित किया और राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया। यानी कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उस विधेयक को पारित करना बाध्यकारी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अभी तक उस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति नहीं दिया गया है 2 महीने बीतने के बाद भी। और इसी को लेकर के तमिलनाडु की राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया है क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार का ये कहना है कि राज्यपाल को बिना देर किए इस विधेयक को सहमति दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजभवन के कुछ सूत्रों ने कथित तौर पर यह जानकारी दी है कि चूंकि संविधान में यह समय सीमा नहीं तय किया गया है जिसके भीतर राज्यपाल को किसी विधेयक को पास करने की आवश्यकता हो और इसीलिए यहाँ पर राज्यपाल जितना चाहे उतने समय तक इस विधेयक को रोक सकते हैं। ये बात राजभवन के कुछ सूत्रों का कहना है। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चूंकि संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है जिसके अंदर राज्यपाल के द्वारा किसी भी निर्णय को लेने के लिए बाध्य किया जाए और इसीलिए राज्यपाल अपने निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत दृष्टिकोण है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब सरकार के द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो इसे तुरंत राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और अगर हम अनुच्छेद 200 की बात करें तो ये बात सही है कि यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट यानी कि समय सीमा की बात नहीं की गई है जिसके अंदर राज्यपाल को अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 200 स्पष्ट रूप से उन सभी विकल्पों के बारे में बात करता है जिसका प्रयोग कर राज्यपाल एक विधेयक के संबंध में अपना फैसला लेता है। यानी कि यह स्पष्ट है कि अगर राज्यपाल जो उसके पास 4 विकल्प हैं अगर उनका प्रयोग नहीं करता है तो वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि एक विधेयक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करना अनुच्छेद 200 में किसी भी विकल्प में नहीं लिखा गया है। कहने का आशय यह है कि मान लीजिए संविधान में भले ही किसी टाइम लिमिट की बात नहीं कही गई है, समय सीमा की बात नहीं कही गई है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से उन 4 विकल्पों की चर्चा की गई है जिसका उपयोग करके राज्यपाल एक विधेयक के विषय में अपना निर्णय ले सकता है। यानी कि हमारा संविधान ये साफ साफ कहता है कि राज्यपाल को इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना चाहिए और अगर राज्यपाल इन 4 विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुनता है इसका मतलब है कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया गया है। आप सभी जानते होंगे कि यूके में अगर संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो सम्राट के द्वारा इसको सहमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर सम्राट ऐसा करता है
तो ये वहां पर असंवैधानिक माना जाता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी अगर सरकार के द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो यहाँ पर जो क्राउन है वह इसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर हम अपनी संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है वह जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। आप सभी को यह पता होगा कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया है, लेकिन जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को लेकर के कोई निर्णय नहीं लेता है तो वह उस पर डाले गए कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन का कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि संवैधानिक तौर पर जो उसे कर्तव्य दिए गए हैं वह उसका पालन नहीं कर रहा है। अगर राज्यपाल को वह विधेयक पसंद नहीं है, उसमें कोई कमियां हैं, तो वह उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, वह उस विधेयक को विधानसभा के पास वापस भेज सकता है। लेकिन अगर वह किसी विधेयक पर कोई भी फैसला नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है तुर्की फॉरेन पॉलिसी रीसेट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो गंभीर भू राजनीतिक चुनौतियां तुर्की के सामने आई हैं, उससे निपटने के लिए तुर्की के द्वारा अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है, और इसी को देखते हुए वह अपने पश्चिम एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। और यह बात इस बात से भी जाहिर होती है कि अभी 9 मार्च को ही इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा तुर्की का दौरा किया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से 28 और 29 अप्रैल को तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा सऊदी अरब का यात्रा किया गया, यानी कि तुर्की इजराइल और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने को लेकर के आगे बढ़ा है, काम कर रहा है। और यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो नई चुनौतियां तुर्की के सामने उत्पन्न हुई हैं, उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तुर्की को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि भले ही तुर्की 1952 से नाटो का सदस्य देश है, लेकिन फिर भी उसका जो विदेश नीति है वह स्वतंत्र रहा है। और जब से 2016 में वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन का तख्ता पलट का जो प्रयास किया गया था, और उसमें वहां के राष्ट्रपति को यह लगता है कि अमेरिका का भी इसमें कुछ हाथ था, तब से तुर्की और अमेरिका के बीच में संबंध है वो खराब होते चले गए हैं, और इसके कारण तुर्की रूस के काफी करीब चला गया है। आपको ध्यान में रखना है कि तुर्की के द्वारा S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली रूस से खरीदा गया है, और इसी को देखते हुए जो F-35 लड़ाकू विमान विकसित करने का जो परियोजना था नाटो का, उससे तुर्की को निष्कासित भी कर दिया गया है। और इसके बाद तुर्की का जो दोस्ती है वह रूस के साथ काफी बढ़ गया था। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रूस और तुर्की के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी मजबूत हुए हैं। रूस के द्वारा तुर्की को भारी मात्रा में गैस का निर्यात किया जाता है। तुर्की जितना भी गैस का आयात करता है उसका 52% रूस से आता है। तुर्की के द्वारा अपनी अनाज की जो आवश्यकता है उसका 65% रूस से आयात किया जाता है, और रूस हर साल तुर्की में 7 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों को भेजता है, जो कि तुर्की के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रूस के द्वारा तुर्की में एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 2030 तक तुर्की की 30% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अभी 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसके आगे बढ़ने की और भी संभावना है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तुर्की और रूस के द्वारा 930 किलोमीटर लंबे तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का भी निर्माण किया जा रहा है, और यह गैस पाइपलाइन काला सागर यानी कि ब्लैक सी से होते हुए गुजरती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, और आप देख सकते हैं
कि ये जो पाइपलाइन है वह यूक्रेन को बाईपास करती है और सीधे ब्लैक सी से होते हुए रूस और तुर्की को जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको कि आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 2016 के बाद से तुर्की और रूस के बीच में जो संबंध है वो काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की का जो विदेश नीति है वो हमेशा से स्वतंत्र रहा है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तुर्की का यूक्रेन के साथ भी रिलेशन काफी अच्छा है। तुर्की ने यूक्रेन के साथ भी अपने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। यूक्रेन तुर्की के अनाज आयात का लगभग 15% प्रदान करता है और इसके अलावा यूक्रेन तुर्की में सालाना 10 लाख पर्यटकों को भेजता है, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 2022 में ही तुर्की और यूक्रेन के द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो रक्षा सहयोग है वो भी काफी आगे बढ़ा है और आपको ध्यान में रखना है कि तुर्की ने यूक्रेन को अपना सबसे घातक मानव रहित ड्रोन उसकी आपूर्ति की है, जिसके कारण रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता भी इससे बढ़ी है। आपको ध्यान में रखना है कि 29 मार्च को तुर्की ने ही इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता के दूसरे दौर का आयोजन किया था। तुर्की ने 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे का भी विरोध किया और जिस तरीके से इस युद्ध में यह साफ होता जा रहा है कि रूस की जो योजना है वह पूर्वी यूक्रेन में जो उसका डोनबास क्षेत्र है और उससे सटा हुआ जो ब्लैक सी है उस पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण करना है और इसके बाद यूक्रेन और मोल्दोवा की सीमा पर जो ट्रांसनिस्ट्रिया है जिसके ऊपर हमने कल ही चर्चा किया है, उस क्षेत्र पर भी रूस के द्वारा कब्जा किया जाना है, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में रूस का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ जाएगा। और इसी को देखते हुए नाटो देशों का यह सोचना है कि तुर्की विस्तारवादी रूस की चुनौतियों का सामना करते हुए फिर से नाटो में एक सदस्य के रूप में वापस आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों के द्वारा रूस के साथ तुर्की के संबंधों को लेकर के वहां के राष्ट्रपति की आलोचना की गई है, उससे यह कम ही संभावना है कि तुर्की एक बार फिर से नाटो का सदस्य बने। यहां पर यह जानकारी दी गई है कि जनवरी 2022 में इसको लेकर के एक सर्वेक्षण भी किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि तुर्की की जनता की राय भी काफी हद तक पश्चिम विरोधी है। इस सर्वेक्षण में 39.4% लोगों ने चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया था, जबकि 37.5% ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया था। लेकिन अगर हम एक साल पहले की बात करें तो यहां पर जो आंकड़े थे वह अलग थे। एक साल पहले मात्र 27.6% लोगों के द्वारा चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध का समर्थन किया गया था, जबकि 40.9% लोगों के द्वारा अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया गया था। यानी कि मात्र एक साल में ही तुर्की की जो जनता की राय है वह पश्चिमी देशों को लेकर के बदली है। तो यहां पर उन सभी स्थितियों की चर्चा की गई है जो कि तुर्की के सामने है। जिस तरीके से रूस के द्वारा ब्लैक सी में और यूक्रेन के आसपास अपना दबदबा कायम किया जा रहा है, उसको देखते हुए तुर्की के सामने एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई है और इसी को देखते हुए तुर्की के द्वारा पश्चिम एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बहाल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द कोर्ट बर्डन और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना के द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्हें केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के द्वारा समर्थन नहीं मिला। आपको ध्यान में रखना है कि चीफ जस्टिस के द्वारा एक बार फिर से राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और हाई कोर्टों में जजेस की कमी के मुद्दे को उठाया गया। इस एडिटोरियल में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण को लेकर के चर्चा किया गया है, इसलिए हम पूरा फोकस इसी पर रखेंगे। आप सभी को ध्यान में रखना है कि भले ही इस मीटिंग में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन यहां पर अदालतों के ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर
एक निकाय के गठन को लेकर के जरूर समझौता हुआ है। आपको यह ध्यान में रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण का गठन किया जाए और राज्यों में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समान तंत्र स्थापित किया जाए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध किया और जो मतभेद यहां पर सामने आए उस पर लंबी चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह हुई कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक तंत्र को गठन करने का निर्णय लिया गया ताकि यह तंत्र धन खर्च पर नजर बनाए रखे और उचित कार्रवाई कर सके। खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च होने हैं वे पैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो किस कारण से नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के यह जो बॉडी है वह अपना सुझाव देगा। आप सभी को ध्यान में रखना है, न्यायालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी खराब है। बहुत दिनों पहले इसको लेकर के बहुत सारे डेटा भी आए थे जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 26% ऐसे न्यायालय हैं जिनके पास महिला और पुरुषों के लिए सेपरेट टॉयलेट है और 16% न्यायालय तो ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे न्यायालयों की कैसी स्थिति है और इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस के द्वारा न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया गया था। तो हमारे न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है और इसको देखते हुए अगर हम ऐसे किसी प्राधिकरण को बनाते हैं तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में तेजी आएगा, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं उस पर नजर रखी जा सकेगी। बहुत सारे राज्यों के द्वारा उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उस राशि को खर्च नहीं किया जा रहा है और इसको देखते हुए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसे एक प्राधिकरण को बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों का जो ये सम्मेलन हुआ है उसमें इस बात पर कोई भी सहमति नहीं बनी है, भले ही राज्य स्तर पर एक तंत्र के गठन को लेकर के जरूर सहमति बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है जॉबलेसनेस ऑन द राइज इन इंडिया और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि इसके डेटा को झुठलाना चाहिए। यहाँ पर 2005 से 2012 के बीच में जो एनएसओ के द्वारा रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण किया जाता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे किया जाता है उसका हवाला दिया गया है और कहा गया है कि इस दौरान हर साल 75 लाख नए गैर कृषि रोजगार सृजित हो रहे थे, जबकि 2013 से 2019 के बीच में उत्पन्न नई गैर कृषि नौकरियों की संख्या मात्र 2.9 मिलियन थी। यानी कि 2005 से 2012 के दौरान हमारे देश में हर साल 75 लाख नए गैर कृषि रोजगार सृजित हो रहे थे, जबकि अगर हम 2013 से 19 की बात करें तो यहाँ पर जो गैर कृषि रोजगार है उसमें भारी कमी आई है और यह जो संख्या है वह मात्र 2.9 मिलियन का है। जबकि इसी दौरान हमारे देश में सालाना कम से कम 5 मिलियन लोग श्रम बल में शामिल हो रहे थे, जो कि एनएसओ के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है। यहां पर सरकार के द्वारा जो दावा किया जाता है कि 2017-18 और 2019-20 के दौरान जो श्रमिक भागीदारी दर है यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन रेट और जो श्रम बल भागीदारी दर है यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि श्रम बाजार में सुधार दिख रहा है, ये भी बिल्कुल खोखला है। यहां पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर 2017 से 2020 के बीच में जब हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रहा था तो उसी दौरान यह दर कैसे बढ़ सकती है। यहां पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि वास्तविकता ये है कि WPR
और एफएलपीआर में यह जो वृद्धि है वह भ्रामक है और यह इसलिए बढ़ा है क्योंकि महिलाओं के द्वारा बिना वेतन लिए पारिवारिक श्रम में अपना योगदान दिया गया है और इसीलिए यह देखने को मिल रहा है कि डब्ल्यूपीआर और एफएलपीआर बढ़ा है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब अर्थव्यवस्था में कमी आती है तो ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो कि फैमिली मेंबर के द्वारा चलाए जाते हैं वहां पर महिलाओं के द्वारा भी अपना श्रम का योगदान दिया जाता है, लेकिन वे इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं लेती और उसी के कारण ही यहाँ पर डब्ल्यूपीआर और एफएलपीआर में वृद्धि हुआ है। यहाँ पर इसको समझाने के लिए लेखक के द्वारा कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो एक सर्वेक्षण किया गया है उसका हवाला दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि यह सर्वेक्षण कोविड के दूसरी लहर खत्म होने के बाद के 2 महीने यानी कि जून 2021 में किया गया था और इसमें भारत के लगभग 81,000 से ज्यादा छोटे व्यवसायों को शामिल किया गया था और इस सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 59% से ज्यादा छोटे व्यवसायियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या को घटा दिया है, यानी कि यह सवाल ही नहीं उठता कि दूसरी लहर खत्म होने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी आई हो। यहां पर यह भी कहा गया है कि 88% लोगों ने यह कहा है कि सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन पैकेज दिया गया था वे उसका लाभ नहीं उठा सके हैं। 28% लोगों ने यह कहा है कि उनके जो ग्राहक हैं, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, उन्होंने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है और 64% लोगों ने यह बताया है कि उन्हें बैंक भी कर्ज नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, उनकी स्थिति अभी नहीं सुधरी है और इसीलिए सरकार के द्वारा यह कहना कि बेरोजगारी की दर में गिरावट आ रही है, यह काफी गलत है, यह मिस इन्फॉर्मेशन है और इसको समझाने के लिए यहां पर बहुत सारे डेटा लेखक के द्वारा दिए गए हैं। उसी तरीके से यहां पर कृषि रोजगार को लेकर के भी लेखक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए गए हैं और कहा गया है कि 2019 से 2020 के दौरान जो कृषि श्रमिक हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यहां पर 2019 से 2020 के बीच में जो कृषि श्रमिक हैं उनकी संख्या 200 मिलियन से बढ़कर के 232 मिलियन हो गया है। और जब इतनी भारी मात्रा में मजदूर किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर मजदूरी में कमी आएगी और ये देखा भी गया है कि कृषि मजदूरों को काफी कम मजदूरी यहां पर मिल रही है। इसका मतलब ये भी है कि शहरों में काम नहीं है और इसीलिए शहरों से भारी मात्रा में श्रमिक काम की तलाश में गांव की ओर आ रहे हैं। यहां पर लेखक के द्वारा 2005 से 2012 का डेटा दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इस दौरान कृषि श्रमिकों में 3.7 मिलियन की पूर्ण गिरावट दर्ज की गई थी, यानी कि इस दौरान जो गैर कृषि नौकरियां हैं वो काफी बढ़ रहे थे और इसीलिए जो कृषि श्रमिक हैं उन्हें गैर कृषि नौकरियां मिल रही थीं और इसके कारण जो कृषि श्रमिक हैं उनकी मजदूरी भी बढ़ रही थी और बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे थे, यानी कि गरीबी रेखा में कमी आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ी है 2019 से 2020 के दौरान, यह साफ साफ दर्शाता है कि गैर कृषि नौकरियों की कमी हुई है हमारे देश में और इसी कारण से यहां पर जिन लोगों का रोजगार गया है वे अब कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए। लेकिन जब इतनी भारी मात्रा में मजदूर अवेलेबल हो तो यहां पर मजदूरी में कमी आती है और मजदूरी में कमी का मतलब है कि मजदूरों का इनकम नहीं बढ़ रहा है और इसीलिए जो गरीबों की संख्या है वो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वह किस तरीके से बढ़ रही है। इसके बहुत सारे एविडेंस हैं और सरकार को ये बात मानना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रहा है, ना कि मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी को फैलाना चाहिए। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम क्या है और यह कैसे न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर कर सकता है। तो इस पर हमने काफी चर्चा किया है पहले भी। आपको ये समझाना होगा कि भारत में न्यायालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या हाल है और उसके बाद आपको यहाँ पर यह चर्चा करना होगा कि आखिर
चीफ जस्टिस के द्वारा जो एक निगम बनाने की बात कही गई है वह किस तरीके से न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का जो रफ्तार है उसे बढ़ा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ना कि केवल केंद्र का एजेंट होना चाहिए। विधेयक के संबंध में राज्यपाल की भूमिका के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको लिखते समय आपको ये समझाना होगा कि हमारे संविधान में राज्यपाल की स्थिति क्या है, राज्यपाल को कौन सी शक्तियां दी गई हैं, विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं, और जब राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसे राज्य मंत्रिमंडल की भावना का ख्याल रखना चाहिए, ना कि केंद्र का एजेंट बन करके काम करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।